नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, सहायक प्राध्यापक एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ अपने विद्यार्थी मित्र जो सेमेस्टर 2 के छात्र हैं, स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर 2 के छात्र हैं, उनके लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आज हम लोग सीसी 7 जिसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ना है, इस पत्र के अंतर्गत महाकाव्य के लक्षणों पर चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्य का इतिहास पत्र के अंतर्गत महाकाव्य के लक्षणों पर एक चर्चा इससे पहले भी हो चुकी है। पिछली चर्चा में भामह, रुद्रट, कुंतक और दंडी, इनके द्वारा महाकाव्य के जो लक्षण अभी निर्धारित किए गए हैं, उन लक्षणों की चर्चा हुई थी। मुझे ध्यान आ रहा है कि विश्वनाथ द्वारा निर्धारित लक्षण का संकेत किया गया था। आज की चर्चा पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विश्वनाथ से प्रारंभ हो रही है। इससे पूर्व के लक्षणों में हम लोगों ने देखा था कि एक बड़ा विस्तृत वर्णन आ चुका था विभिन्न आचार्यों के द्वारा महाकाव्य के लक्षणों से संबंधित। उन लक्षणों का समन्वय करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने अत्यंत संतुलित एवं समन्वित लक्षण अपने निर्धारित किए। अधिकांश चर्चा की तरह महाकाव्य के लक्षण संबंधी चर्चा जब हम करते हैं तो उसमें आचार्य विश्वनाथ का मत बहुत संतुलित दिखाई पड़ता है। अपने पहले की पूर्व आचार्य परंपरा, अपनी प्रतिभा, अपनी समन्वय क्षमता, इन सब का उपयोग करते हुए महाकाव्य के जो लक्षण विश्वनाथ ने निर्धारित किए वो इस प्रकार हैं, आपके समक्ष हैं। पहला लक्षण विश्वनाथ ने कहा कि महाकाव्य सर्गबद्ध होता है, यानी ये सर्गों में बटा हुआ होता है। लेकिन ये सर्ग होने कैसे चाहिए? सर्ग न बहुत छोटे होने चाहिए न बहुत बड़े होने चाहिए, यानी एक सर्ग बहुत छोटा ना हो, न एक सर्ग बहुत बड़ा हो। ये तो एक सर्ग के आकार की बात हो गई। कुल सर्गों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए विश्वनाथ ने कहा कि सर्गों की संख्या 8 से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना हो। और फिर सर्ग का अंत कैसा हो? तो एक सर्ग का जब अंत हो तो इसमें जो आने वाली कथा है उसका थोड़ा संकेत कर दिया जाना अपेक्षित है। और फिर विश्वनाथ ने शैली के लिहाज से एक बात कही कि सर्ग के अंत में छंद का परिवर्तन आवश्यक है। यह भी बात उठती थी कि एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग हो या कई छंदों का प्रयोग हो। तो विश्वनाथ की परिभाषा के अनुसार एक सर्ग में कई छंदों का प्रयोग हो सकता है। और उन्होंने कहा कि सर्ग का नामकरण भी किया जाना चाहिए। दूसरा लक्षण इन्होंने महाकाव्य के नायक से संबंधित बताया। हम देख चुके हैं कि दंडी आदि ने भी नायक के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य के नायक के चरित्र निरूपण में 4 गुणों पर ज्यादा बल दिया।
कि एक तो महाकाव्य का नायक शूरवीर होना चाहिए, दूसरे वह उच्च कुलोत्पन्न हो, किसी उच्च कुल में उसका जन्म हुआ हो। तत्कालीन समय, तत्कालीन समझ की एक सीमा कही जा सकती है, पर यह वास्तविकता है कि कुल पर बल दिया जाता था उस दौर में, और इन चीजों को उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और तत्कालीन जाति व्यवस्था के अनुरूप, वर्ण व्यवस्था के अनुरूप महाकाव्य के नायक को उन्होंने कहा कि ये क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होना चाहिए। और कई प्रकार के नायक के गुणों का अभिलेख शास्त्रों में मिलता ही है, तो उसको उस संबंध में इन्होंने कहा कि महाकाव्य के नायक को धीरोदात्त गुण से संपन्न होना चाहिए। रस चर्चा करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि महाकाव्य में एक अंगी रस होना चाहिए, यानी एक मुख्य रस हो, और वह मुख्य रस श्रृंगार, वीर और शांत, इन तीनों में से कोई एक रस मुख्य रस हो। और दूसरे रस महाकाव्य में गौण रूप में होने चाहिए। महाकाव्य की कथा कैसी हो, तो इस संबंध में आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि महाकाव्य का वृत्त, यानी महाकाव्य की कथा वस्तु ऐतिहासिक, लोक प्रसिद्ध और सज्जनाश्रित होनी चाहिए। एक ऐतिहासिक कथा वस्तु हो, लोकमानस में वह कथा प्रसिद्ध हो, और सज्जनों पर आश्रित हो, ऐसी कथा महाकाव्य की होनी चाहिए। और महाकाव्य के फल प्राप्ति के संबंध में कहा कि महाकाव्य में किसी एक पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से किसी एक की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और फिर कहा कि ग्रंथारंभ में, यानी ग्रंथ के आरंभ में ही मंगलाचरण तथा वस्तु निर्देश किया जाना चाहिए, यह आवश्यक है। महाकाव्य में सज्जनों की प्रशंसा हो, खल निंदा हो। फिर उन्होंने कहा कि महाकाव्य में प्रकृति वर्णन भी हो, संध्या का वर्णन, सूर्योदय का वर्णन, चंद्रोदय वर्णन, ये सब उसमें होना चाहिए। यानी प्रकृति चित्रण और सामाजिक विधि विधानों का उल्लेख किया उन्होंने। महाकाव्य के प्रारंभ में उन्होंने कहा था कि आशीर्वाद, नमस्कार एवं वस्तु निर्देश की योजना होनी चाहिए। विरहजन्य प्रेम, विवाह, कुमारों की उत्पत्ति, विचार विमर्श, राजदूतत्व, अभियान, युद्ध तथा नायक की विजय आदि का वर्णन होना चाहिए। ये दंडी ने की कहा था। तो उन सब की चर्चा करते हुए विश्वनाथ ने कहा कि महाकाव्य में संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, अंधकार, दिन, प्रातःकाल, मध्याह्न, मृगया, पर्वत, षड ऋतु, वन, समुद्र, संभोग, वियोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, मंत्र, पुत्र, अभ्युदय, इन सब का यथासाध्य सांगोपांग वर्णन होना चाहिए। फिर विश्वनाथ ने कहा था कि इसमें सभी नाट्य संधियां होनी चाहिए, और इसकी कथा ऐतिहासिक और लोक प्रसिद्ध सज्जन से संबद्ध होनी चाहिए। उसकी चर्चा तो हो ही चुकी। यह भी जोड़ा था कि एक किसका नायक, एक सदवंश के अनेक राजा भी इसके नायक हो सकते हैं। और फिर अगले लक्षण के रूप में कहा कि महाकाव्य का नाम कवि के नाम पर हो, या महाकाव्य के नायक के नाम पर हो, अथवा महाकाव्य की वस्तु के आधार पर होना चाहिए। तो इस प्रकार विभिन्न आचार्यों की चर्चा हुई। एक किताब है भारतीय आलोचना शास्त्र, डॉक्टर राजवंश सहाय हीरा की, जो बिहार ग्रंथ हिंदी अकादमी से प्रकाशित है। इस पुस्तक में इन सभी आचार्यों के लक्षणों की चर्चा तो हुई है, और उसके बाद इन सब के आधार पर भारतीय दृष्टि से
समग्र भारतीय दृष्टि से महाकाव्य की कुछ विशेषताएं सूत्रित की गई हैं, सूत्रबद्ध किया गया है इन चीजों को। तो वह चर्चा आपके समक्ष है साभार। तो इसका प्रथम बिंदु है इसके कथानक के संबंध में कि महाकाव्य का कथानक काल्पनिक भी हो सकता है, ऐतिहासिक भी हो सकता है, या पौराणिक हो सकता है। काल्पनिक के लिए उत्पाद्य शब्द चलता है और ऐतिहासिक या पौराणिक के लिए अनुत्पाद्य शब्द चलता है, या इन तीनों का मिश्रण भी हो सकता है। यानी यह कथा काल्पनिक, ऐतिहासिक और पौराणिक इन तीनों का मिश्रण भी हो। विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न विभिन्न बातें कही हैं जिन सब की चर्चा हुई थी। तो अब ये समग्र भारतीय दृष्टि से ये चर्चा हो रही है कि भारतीय दृष्टि महाकाव्य के लक्षण के संबंध में क्या कहती है। महाकाव्य में जीवन का चित्रण एक विराट भूमि पर पूरी समग्रता के साथ होता है। कवि महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्र उपस्थित कर उसमें गरिमा एवं उदात्तता का समावेश करता है। उसमें आधिकारिक या मुख्य कथा के अतिरिक्त प्रासंगिक कथा का भी नियोजन किया जाता है। महाकाव्य की एक घटना का अन्य घटना के साथ सहज संबंध होना चाहिए, अर्थात प्रासंगिक कथा आधिकारिक कथा के साथ पूर्ण रूप से संबद्ध रहकर उसके विकास में गति प्रदान करे। दोनों का संबंध आरोपित न होकर सहज और सुसंबद्ध होना चाहिए तथा एक घटना की अन्य घटना के कारण सहज परिणाम रूप में प्रतीति होती रहे। महाकाव्य में वस्तु व्यंजना के रूप में प्रकृति का सांगोपांग चित्र उपस्थित किया जाए तथा नदी, पर्वत, आकाश, विवाह, पुत्रोत्सव, जल क्रीड़ा जैसे दृश्यों का भी पूर्ण चित्रण रहे। इसमें विविध राजनीतिक सामाजिक पक्षों का समावेश किया जाए। महाकाव्य में अति प्राकृत एवं अति मानवीय घटनाओं का भी समावेश किया जाए, पर इनका संबंध तदनुकूल पात्रों के साथ हो। यदि ऐसी घटनाएं आती हैं जो अति प्राकृत या अति मानवीय हो तो वैसे पात्रों का समावेश होना चाहिए। विविध विषयों के वर्णन में रम्यता, रोचकता एवं औचित्य का ध्यान रखते हुए कथा वस्तु के साथ उनका संबंध स्थापित किया जाए। महाकाव्य में नाटकीय तत्वों का नियोजन कर पंच संधियों के विधान की व्यवस्था की जाए। और महाकाव्य की शैली के संबंध में जो भारतीय दृष्टि है, उस शैली पक्ष पर विचार करते हुए आचार्यों ने भाषा की गरिमा, उदात्तता एवं गंभीरता पर विचार किया है। महाकाव्य में 8 से अधिक सर्गों का नियोजन किया जाए और ये सर्ग न तो बहुत बड़े हों न बहुत छोटे हों। सर्गों का नामकरण वृत्त के आधार पर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, पर महाकाव्य का नामकरण वर्ण, वस्तु, चरित नायक या कवि के नाम पर होना चाहिए। इसमें मंगलाचरण का विधान आवश्यक न होकर वैयक्तिक होता है। कवि महाकाव्य के प्रारंभ में आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक या नमस्कारात्मक मंगलाचरण का विधान कर सकता है। इसमें खल निंदा एवं सज्जन शंसन यानी सज्जनों की प्रशंसा, इसका नियोजन होना चाहिए और नायक के वंश की प्रशंसा होनी चाहिए। महाकाव्य के एक सर्ग में एक ही छंद का विधान किया जाए, पर सर्ग के अंत में छंद बदल दिया जाए। कहीं कहीं एक सर्ग में अनेक छंद भी प्रयोग हो सकते हैं, पर एक वृत्तमयी रचना में यदि ऐसी रचना हो जिसमें एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग हो तो उससे रचना में प्रवाह बना रहता है। अगर बहुत सारे छंदों का प्रयोग एक ही सर्ग में होता है तो उससे उसका प्रवाह भंग होता है। इसलिए प्रधानता होनी चाहिए कि एक सर्ग में एक ही छंद प्रयुक्त हो और जब सर्ग का अंत होने लगे तो छंद बदल दिया जाए। महाकाव्य में 9 रस का समावेश हो, श्रृंगार, वीर, करुण, विवश, भय, अद्भुत, भयानक, अद्भुत, शांत, हास्य, रौद्र, इन 9 रसों का समावेश हो। लेकिन श्रृंगार, वीर और शांत
इन तीनों रसों में से किसी एक की प्रधानता रहे। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का वर्णन किया जाए, पर महाकाव्यकार किसी एक पुरुषार्थ को महाकाव्य का फल बनाए। जहां तक भाषा का प्रश्न है, तो महाकाव्य की भाषा परिनिष्ठित हो, इस भाषा में विविध विषयों का चित्रण करने की क्षमता हो, महाकाव्य की भाषा प्रसाद गुण से युक्त रहे, और जिस रस का प्रयोग रहे उस रस के अनुरूप अलंकारों से सुसज्जित रहनी चाहिए। यह समग्र भारतीय दृष्टि हुई। हम जानते हैं कि पश्चिम में भी महाकाव्यों पर विस्तार से विमर्श हुआ है। तो यदि प्राच्य महाकाव्यों से थोड़ी तुलना कर ली जाए, उसके अंतरों की चर्चा की जाए, तो यह स्पष्ट होगा कि भारतीय काव्यशास्त्र महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत, इन तीनों में से किसी एक रस को अंगी रस के रूप में या प्रधान रस के रूप में महत्व देते हैं। लेकिन पाश्चात्य काव्यशास्त्र में ज्यादातर वीर रस की महत्ता है। पाश्चात्य महाकाव्य में जातीय भावना के विकास का आग्रह स्पष्ट होता है, पर भारतीय महाकाव्य के लक्षण इस जातीय भावना को अलग से रेखांकित नहीं करते। पाश्चात्य महाकाव्य में शुरू से अंत तक एक छंद के प्रयोग का विधान होता है, पर भारतीय महाकाव्य विविध छंदों के प्रयोग का विधान करता है। भारतीय दृष्टि महाकाव्य में नायक और उसके कार्यकलाप को विशेष महत्व देती है, जबकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र जातीय भावना को विशेष महत्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाकाव्य कुल मिलाकर छंदोबद्ध काव्य रूप है, जिसमें कथा प्रवाह हो, अलंकृत वर्णन हो, मनोवैज्ञानिक कथा से युक्त एक सुनियोजित सांगोपांग और जीवंत लंबा कथानक हो, एक समग्र दृष्टि हो उसमें, जो रसात्मक या प्रभावान्विति उत्पन्न करे, उसमें यथार्थ, कल्पना या संभावना पर आधारित ऐसे चरित्रों के महत्वपूर्ण जीवन वृत्त का चित्रण हो जो अपने युग के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हों और किसी बड़े उद्देश्य की सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण, गंभीर घटनाओं का आश्रय लेकर संश्लिष्ट और समर्पित रूप से युग विशेष के समग्र जीवन के विविध रूपों, पक्षों, अवस्थाओं, नाना रूपात्मक कार्यों का वर्णन किया जाए, उद्घाटन हो, और उसकी शैली उदात्त और गरिमामयी होनी चाहिए। कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल, वातावरण, रस, भाव, उद्देश्य, भाषा, शैली, इनके आधार पर महाकाव्य के लक्षण भारतीय काव्यशास्त्र में भी निर्धारित किए गए हैं, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी निर्धारित किए गए हैं, जिसकी चर्चा हुई। और इस चर्चा को अंत किया जाए इससे पूर्व विशेष धन्यवाद उन पुस्तकों का जिनकी सहायता लेकर अपने छात्रों के लिए, विद्यार्थी मित्रों के समक्ष ये चर्चा प्रस्तुत की गई। विशेष उल्लेख करना चाहूंगा बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रस्तुत डॉक्टर राजवंश सहाय हीरा की पुस्तक हिंदी आलोचना शास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन से प्रकाशित, वाराणसी का जो विश्वविद्यालय प्रकाशन है उससे प्रकाशित संस्कृत साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं राधा वल्लभ त्रिपाठी, राममूर्ति त्रिपाठी की पुस्तक भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज, और बलदेव उपाध्याय की पुस्तक संस्कृत आलोचना। आशा है हमारे विद्यार्थी मित्र इन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और लाभान्वित होंगे। इस माध्यम से आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।